प्रयागराज की धरती से आचार्य शांतनु जी महाराज मेरठ पहुंचे हैं और पिछले कई दिनों से उनका जो कथा का कार्यक्रम है वो चल रहा है। वो जाने जाते हैं अपनी राम कथा के लिए, लेकिन उसी कथा के बीच में जो शौर्य है भारत वंशियों का, उसकी भी वो चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं महाराज जी। पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो आपका अभिनव प्रयोग है ये क्या है? ये वास्तव में 1000 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद देश जिन कारणों से बचा, वह वास्तविक कारण हमारे वर्तमान पीढ़ी जान सके। जो एक गीत गाया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, आगे वाली पंक्ति से मेरा कोई बहुत विरोध नहीं है, लेकिन इस पंक्ति पर मुझे आपत्ति है। यदि ऐसी ही आज़ादी मिल गई तो ये जो इतने बड़े बलिदानियों की श्रृंखला है यह तो व्यर्थ हो जाएगी। राजस्थान की पूरी जौहर की परंपरा समाप्त हो जाएगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे पर फिर क्यों झूले? चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में क्या ये कोई नकली पिस्तौल से क्या सीरियल बना रहे थे या खिलौना खेल रहे थे? यानी भारत का जो शौर्य है, जो उसका जाज्वल्यमान इतिहास है, वह यथार्थ रूप में वर्तमान पीढ़ी को ज्ञात हो सके और यह स्वतंत्रता जो बलिदान से मिली है यह अक्षुण्ण बनी रहे, चिरकाल तक बनी रहे, इस प्रयास के लिए यह शौर्य गाथा है। महाराज जी, जो शौर्य गाथा है देश की, उसके साथ साथ धर्म और धर्म के बारे में जानकारी। अभी आपने देखा पूरे विश्व में जो जेनजी जनरेशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है और उसके आगे वाली जो जनरेशन है वो कैसे रिएक्ट करती है, तो वहाँ तक ये मैसेज पहुँचे तो उसके लिए कितने बड़े अभियान की आवश्यकता है? वास्तव में इस अभियान का प्रारंभ तो अपने अपने घरों से होना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो वास्तव में हम अपने घरों के वातावरण को इस प्रकार से प्रारंभ से ही संस्कारित करें। बच्चा जब जन्म ले रहा है वो अभियान सबसे सार्थक होगा। देशव्यापी कोई अभियान, कोई संगठनिक अभियान चले, कोई मठ मंदिर अभियान चलाएं, ये उतना प्रभावी नहीं होगा। जितना प्रभावी यह होगा कि माता पिता, दादा दादी आदि घरों में यह अभियान प्रारंभ करें। जन्म से ही बच्चे के हृदय में धर्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परंपराओं के प्रति, मान्यताओं के प्रति उनको सिखाना प्रारंभ करें। जब उस समय बुद्धि कोमल होती है, उस समय कोरा कागज होता है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। 14-15 वर्ष के बाद बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, नाना प्रकार के विचारों से, नाना प्रकार के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है। बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं, फिर वो आपकी बातें तर्क से समझना चाहते हैं, बिना तर्क के नहीं समझना चाहते हैं। और सबको तर्क आता भी नहीं है, सारी गंभीर बातें, गूढ़ बातें सबको नहीं आता है। तो मुझे लगता है जैन जी को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घर के वातावरण को संस्कारित करना, अपने घर में सनातन के प्रति एक सकारात्मक वातावरण पैदा करना। अपने घरों में कुछ शास्त्र रहें, अपने घरों में भी अनौपचारिक चर्चा हो इनके प्रति, तब उनके धीरे धीरे उनके हृदय में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन मुझे नहीं लगता है कि बच्चों में कोई परिवर्तन ला पाएगा। बहुत ग्रास रूट लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। ये तो बात ठीक है आपकी कि ग्रास रूट लेवल पर काम होना चाहिए और जो परिवार हैं वो अब आप देख ही रहे हैं एकांकी होते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे घटना प्रयागराज में रही, शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा है, ऐसे मुद्दे जब होते हैं तो जो परिपक्व लोग हैं, उसके अलावा जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके मन में किस तरीके के विचार और उससे नुकसान कितना है हमारी पीढ़ी? नहीं, निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं से सनातन का ह्रास होता है, संतों के प्रति श्रद्धा घटती है और यह लगता है कि जैसे संसार के सामान्य लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे वाद विवाद वो करते हैं, वैसे ही संत भी करते हैं। तो निश्चित रूप से इस पे तो विराम लगना चाहिए, नहीं तो हमारी इस परंपरा को ह्रास होगा और हमको इसका पाप का भोग भोगना पड़ेगा। इस प्रकार के वाद विवाद से बचना पड़ेगा। और कहने का अर्थ यह है कि विवाद यदि होता है तो विवाद को बढ़ाने से अच्छा है कि विवाद को संवाद के स्थापित करके उसको समाप्त किया जाए। यही हमारी परंपरा भी रही है। महाराज जी, इसमें तो संवाद कहीं हुआ ही नहीं। हाँ, नहीं हुआ। ये तो इस संवाद जब नहीं होता है तो तीसरे लोगों को अवसर मिलता है। ये हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, फटे में पाँव डालने में सबको आनंद आता है। तो वही हो रहा है। ये फटे में पाँव आशुतोष महाराज जी ने डाल दिया। अब सारे लोग ऐसा अवसर ले रहे हैं। अब जिसको जहाँ अवसर मिल रहा है, पुरानी ग्रंथियाँ भी जिनकी रही होंगी, पुरानी खुन्नसें भी रही होंगी, पुराने जो किसी के विवाद रहे होंगे व्यक्तिगत, वो अब सार्वजनिक कर रहे हैं, वो सामाजिक कर रहे हैं। कुल मिला के आशुतोष महाराज जी हों,
अविमुक्तेश्वरानंद जी हों अथवा प्रशासन हो, यह सब अपरिपक्वता ही दिखा रहे हैं। मैं तो एक पंक्ति में कह रहा हूँ, ये कहीं से किसी के भी पक्ष से मैच्योरिटी नहीं दिखलाई जा रही है। दिखलाई गई होती तो जो कुछ बातें कमरे के अंदर होनी चाहिए, समाधान हो सकता है, उसको हम लोग इस प्रकार से सड़कों पे करके निश्चित रूप से सनातन प्रत्यारोप जो हैं उनको तो हम सब समझ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी जिम्मेदारी है इन तीनों पार्टीज में, वो आप किसकी मानते हैं? अब इसमें से यदि अपने को शंकराचार्य जी सनातन का अपने को सिरमौर कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं। शंकराचार्य वैसे भी जगत गुरु हमारे यहाँ बड़े होते हैं। उनको कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये सारा विषय समाप्त हो। यदि कोई नैरेटिव सेट किया गया है, कोई प्रोपोगंडा बनाया गया है, वह भी उद्घाटित हो, कोई षड्यंत्र है वह भी उद्घाटित हो, फिर चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। संभल में अभी जो हिंसा हुई 2 साल पहले, तो उस मामले में एक 156(3) की FIR हुई और उसमें करीब 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक SP समेत मुकदमा लिखने के आदेश हुए। अगले दिन उस जज का ट्रांसफ़र हो गया, अपील हो गई। इवन हाईकोर्ट लखनऊ ने भी उस पर एक टिप्पणी की थी। उसी तरह का ये केस है, 156(3) में शंकराचार्य जी के खिलाफ मुकदमा लिखने के आदेश हो जाते हैं, लेकिन सरकार चुप है। वो सरकार जो अपनी पुलिस को और खुद को प्रोटेक्ट करती है 156(3) से। अब 156(3) चूँकि न्यायालय के आधार पर होता है, न्यायालय सूचना देता है कि थाने पर इनकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि इसमें सरकार की कोई भूमिका है तो वह भी स्पष्ट होनी चाहिए। और लगता है कि सरकार इसमें कहीं बाधक बन रही है तो उसको भी अपना मत स्पष्ट करके या तो फ्रंट पे आवे या तो पीछे हटे, प्रकरण को मध्यस्थता करके समाप्त करावे। यदि लगता है कि वास्तव में सरकार की इसमें कोई भूमिका है, लगता है कि उन दोनों लोगों की कोई व्यक्तिगत खुन्नस के आधार पर ये चल रहा है, हाँ मैं तो कह रहा हूँ, यदि षड्यंत्र में सरकार कहीं से कोई प्रतिभाग कर रही है आशुतोष महाराज के पीछे, तो अभी वो तो पानी का पानी होना है, दूध का दूध होना है। ये बात तो सब समझ रहे हैं। एक तरफ जो वो बाबा हैं, जो सतुआ बाबा हैं, उनको क्लीन मार्ग दिया जाता है और शंकराचार्य जी को 2 घंटे पहले रोका जाता है। अब उसमें मेरी जितनी समझ है कि उस मार्ग पर किसी को छूट नहीं दी जाती है और शंकराचार्य जी के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं कुंभ के मेले में भी पूरे समय था, माघ मेले में, जो कि मैं 25 वर्षों से प्रयागराज रह रहा हूँ। जिस मार्ग पर यह विवाद हुआ उस मार्ग पर किसी को छूट नहीं दी जाती है। जो बहुत सारी बातें ये आई, VIP स्नान रामभद्राचार्य जी को कराया गया, किसी की गाड़ी घाट तक जाती है, ये सब होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस मार्ग से ये सब बाधित रहता है जिस मार्ग से सामान्य जनता का आवागमन होता है। मुझे जितनी जानकारी है, मैं अभी उसके बाद प्रयागराज जा ही नहीं पाया, न किसी से बात कर पाया, लगातार कथाएं चल रही हैं। यदि उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर किसी को भी आने जाने की अनुमति, माने किसी भी VIP, अमित शाह मोदी जी भी पिछले कुंभ में गए थे, लेकिन सबके अपने मार्ग नियत थे। आप लोग वहाँ रहे होंगे, सबके मार्ग निर्धारित थे। नियत मार्ग से VIP जाएं, जिनको छूट है वो जाएं, लेकिन जनता के मार्ग को बाधित नहीं करना चाहिए। और मुझे तो लगता है यह परंपरा ही धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, जैसा कई संतों ने आह्वान किया है। ऐसे कुंभ मेलों में कोई VIP नहीं है, सब सामान्य हिंदू जन। आखिरी सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है, पहले अपना हट कौन छोड़ेगा, सरकार छोड़ेगी या फिर शंकराचार्य? जो छोड़ेगा वो बड़ा कहा जाएगा, जो भी हट छोड़ेगा वो बड़ा कहा जाएगा, उसकी जय होगी। और जो अंतिम समय तक संघर्ष करता रहेगा, निश्चित रूप से वो सनातन में बाधक बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो शांतनु महाराज जी ने बताया कि किस तरीके से ये पूरा विवाद चल रहा है और इस विवाद का जो हल है वो क्या हो सकता है और जो हल करेगा वो बड़ा बनेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।